नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले हरिद्वार से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां हरिद्वार में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास की पहले हत्या की और हत्या के बाद खुद की भी जान ले ली। जी हां, डबल मर्डर और सुसाइड से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में दहशत का माहौल है। मौके पर भारी भीड़ मौजूद है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और घटना की वजह तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। तो हरिद्वार में डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी और उसके बाद हत्या के बाद खुद की जान ले ली, यानी डबल मर्डर और सुसाइड के इस मामले से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि मौके पर भारी भीड़ जुटी हुई है। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और जो वजह है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विकास चौहान का। विकास, जिस तरह से हरिद्वार से मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी और सास की जान ली और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस डबल मर्डर और सुसाइड केस को लेकर? देखिए, कल देर शाम का यह मामला है जब दिल्ली के रहने वाले राजीव अरोड़ा हरिद्वार पहुंचते हैं। हालांकि वो पहले हरिद्वार में ही रहते थे और जो अपने काम के सिलसिले में वो यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक मकान यहाँ पर हरिद्वार के जो यहाँ पर एक बना रखा था, जहाँ पर क्या कहते हैं पीढ़ी विस्थापित में जो मकान इन्होंने यहाँ पर बनाया था, जहाँ पर रखवाली के लिए एक किराएदार को भी कल सुबह ही ये तीनों यहाँ पर पहुंचे थे। शाम को जो इसके किराएदार है उन्होंने जिस तरह से पुलिस को जो सूचना दी कि उनको गोली की आवाज आई है और दरवाजे उनके मकान के नीचे के जो दरवाजे हैं वो बंद हैं। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजे को तोड़कर जब देखा है तो वहां पर जो महिलाओं के शव और एक जो राजीव अरोड़ा है उनकी यहाँ पर शव यहाँ पर पुलिस को मिले। तो प्रथम दृष्टया अगर हम बात करें तो पुलिस का यही कहना है कि प्रथम दृष्टया ये देखने में सामने आया है कि बेसबॉल के बल्ले से मकान के सर पर यहाँ पर वार किया गया है, जिसके बाद जिस तरह राजीव अरोड़ा है उन्होंने अपने जो अपनी लाते से पिस्टल है उससे अपने आप को गोली मारकर अपने आत्महत्या की है। कारण क्या रहे इसके पीछे पुलिस जांच कर रही है और प्रथम यही माना जा रहा है। नहीं, लेकिन विकास, क्योंकि कारण क्या है इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है और क्या ये संभावना भी हो सकती है इसमें कि इसको डबल मर्डर और सुसाइड का जो है रूप दिया हो, लेकिन असल चीज कुछ और निकल कर आए? क्योंकि कोई सुसाइड नोट या जैसे आपने कहा कि कारण अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है, पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा है। देखिए, पुलिस का यही मानना है कि क्योंकि जिस तरह से जो स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही है तो यही लगता है कि वो जो महिलाएं हैं उनकी हत्या करने के बाद जो युवक है, जो जिस तरह से जो पुरुष है उसने अपने आप को गोली से अपने आत्महत्या यहाँ पर की है, जो कि लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद हुई है। हालांकि ग्रह कलेश के चलते इस तरह की वारदात को अंजाम यहाँ पर शायद दिया गया हो। क्योंकि क्या पुलिस के आसपास पड़ोसियों से बातचीत हुई है? पड़ोसियों ने कुछ बताया हो, कुछ जानकारी दी हो पुलिस को? देखिए, जब पुलिस दरवाजे तोड़कर अंदर पहुंची है तो उसके बाद पूरी जांच जो की गई तो देहरादून से जो मृतक जो जिस तरह से राजीव अरोड़ा ने जो उनकी सास थी और जो उनकी पत्नी थी उनको जो जिस तरह से यहाँ पर मारा है, उसके बाद खुद आत्महत्या की है, जिसके बाद जो परिजन है वो देहरादून से यहाँ पर आते हैं, जिन्होंने बताया कि जो बुजुर्ग महिला है वो उनकी और जो महिला है और जो पुरुष जो राजीव अरोड़ा है जिनको सुसाइड की बात सामने आ रही है वो उनके फूफा लगते हैं। तो कह सकते हैं परिजनों के बाद पहुंचने के बाद उनकी शिनाख्त हो पाई है। हालांकि जब पुलिस ने और अभी जांच की बात यहाँ पर की है कि जिस तरह की घटनाएं वहां पर देखने को मिली है तो इसलिए यहाँ वो कई एंगलों से यहाँ पर पुलिस यहाँ पर जांच की बात कर रही है। लेकिन अगर हालांकि जिस तरह से विकास आपने बताया, पुलिस यही मान रही है कि पहले जो युवक है उसने अपनी पत्नी और अपनी सास का मर्डर किया और उसके बाद सुसाइड कर ली। ये तो एक एंगल हो गया, और किस किस एंगल को यहाँ पर पुलिस जो है तलाश रही है? क्या कुछ एंगल और किसी और एंगल से जांच चल रही हो इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हमारी जिस तरह से अगर जो आस पड़ोस के जो
लोग हैं उनसे भी देखने को मिला है, क्योंकि गृह क्लेश ही इसमें सबसे बड़ी जो घटना की जो मुख्य कारण है वो यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि हालांकि जिस तरह से जो राजीव अरोड़ा जिन्होंने यहाँ पर आत्महत्या की बात सामने आ रही है, उनका खुद एक यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जब उनकी शादी हुई थी तो वो प्रेम विवाह उन्होंने यहाँ पर किया था, जिसके बाद वो दिल्ली यहाँ से शिफ्ट हुए थे अपने परिवार को और नौकरी के सिलसिले में। तो हालांकि जिस तरह से अब बड़ा पूरा परिवार उनका है, उनके बच्चे हालांकि नौकरियों में है और खुद यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी से रिटायर हुए हैं। तो कह सकते हैं कि हालांकि इतनी उम्र में क्या ग्रह क्लेश हो सकते हैं जो उनको इस तरह का कदम यहाँ पर उठाना पड़ा। ये एक जांच का विषय है, क्योंकि इतनी उम्र में अगर कोई इस तरह की वारदात को अंजाम देता है और खुद सुसाइड करता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा। वही कारण ढूंढने के लिए पुलिस जांच की बात कर रही है। और कैसे कौन से कारण हो सकते हैं कि उनको जिस तरह से बताया भी जा रहा है कि बेसबॉल का जो बल्ला है जिससे वार किए गए हैं महिलाओं के ऊपर, तो वो भी वो अपने साथ ही बिल्कुल, यानी पुलिस जांच कितना आगे बढ़ पाती है और जिस तरह से डबल मर्डर और सुसाइड के मामले से हरिद्वार में सनसनी फैली है, जांच कितना आगे बढ़ पाती है, क्या कुछ खुलासे इसमें होते हैं, उसके लिए इंतजार। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते बाद देहरादून से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको दे दे। यात्रा फिर शुरू होने की उम्मीद एक बार जग गई है। भारत चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। मुलाकात में हुई यात्रा को लेकर बातचीत और अभी ओल्ड लिपू पास से कैलाश पर्वत के लोग दर्शन कर रहे हैं। 1981 में पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से ये यात्रा शुरू हुई थी। 2020 से हालांकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर से, कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर उम्मीद जग गई है। भारत चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी। मुलाकात में इस यात्रा को लेकर भी बातचीत हुई है। अभी मौजूदा स्थिति में ओल्ड लिपू पास से ही लोग जो हैं वो कैलाश पर्वत के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि 1981 में पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, लेकिन 2020 से ये यात्रा यानी कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद चल रही है। ऐसे में अब एक बार फिर से जब भारत चीन के बीच संबंध थोड़े ठीक हो गए हैं, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में इस कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर भी बातचीत हुई। अब ऐसे में एक बार फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने की उम्मीद जग गई है। वहीं उत्तराखंड में अगले 10 दिनों तक बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। नवंबर में बारिश सामान्य से बहुत कम हुई है। ऐसे में मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इस सीजन में अब तक सामान्य से 90% कम बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि 1 और 2 दिसंबर यानी 1 और 2 दिसंबर को बादल छाने की संभावना है, लेकिन बारिश की संभावना फिर भी कम है और इसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट नहीं आ रही है। यानी उत्तराखंड में जिस तरह से मॉनसून ने जब से अलविदा किया है तब से अब तक उत्तराखंड में बारिश ना के बराबर हुई है। अब यही चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि नवंबर के महीने में बारिश सामान्य से बहुत कम होना इस बात का संकेत है कि पर्यावरण किस तरह से बदल रहा है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इस सीजन में अब तक सामान्य से 90% कम बारिश हुई है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि 1 और 2 दिसंबर को बादल छाने की संभावना है, लेकिन बारिश की संभावना फिर भी कम है और इसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट नहीं आ रहा है। बता दें कि आमतौर पर जाड़ों के वक्त ठंड बढ़ने से प्रदूषण का स्तर भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। मंथ की हम बात करते हैं तो इसमें जहां बारिश या बर्फबारी की अगर बात करें उत्तराखंड के लिए, तो ये सबसे ड्राई मंथ हमारा है। इसका अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो 6.4 mm के आसपास है और इस समय तापमान देखें तो तापमान हमारे करीब करीब सामान्य के आसपास ही चल रहे हैं। 1-8 डिग्री ऊपर नीचे इस तरह का है, बाकी सामान्य के आसपास है। हाँ, ये है कि बारिश नहीं होने से चाहे वो पॉल्यूटेंट्स है या एरोसोल्स है, उसका वो कहीं ना कहीं बढ़ता है फिर हवा में। अगर बारिश नहीं होती, बारिश होने से ये सब चीज़ें सेटल होती है तो वो ठीक हो सकता है कि थोड़ा पोल्यूशन लेवल हायर साइड पे होगा, लेकिन अदरवाइज देखें तो नॉर्मल है। इस समय जो विंड है पैटर्न या फिर जो है टेम्परेचर है, ये सब नॉर्मल के आसपास है और ऐसे तो फेयर वेदर आपको दिख ही रहा है, धूप अच्छी खिल रही है और कोई फॉग या इस तरह की चीज़ें अभी तक नहीं मिल रही हैं, तो वो चीज़ें ठीक हैं।
और बारिश की जहां तक बात है तो इस मंथ में सबसे कम होती है ऐसे भी, और अभी 8 से 10 दिन आगे भी देखें तो इसमें भी कोई बारिश की संभावना नहीं है। 1-2 तारीख जब आप दिसंबर में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत क्लाउडिंग आ सकती है 2-3 तारीख में, 1 तारीख में, लेकिन बारिश की उसमें भी संभावना अभी उत्तराखंड में नहीं दिख रही है। उत्तराखंड में अगले 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। नवंबर में बारिश वैसे भी कम होती है, लेकिन अब की बार उत्तराखंड में जब से मॉनसून ने उत्तराखंड को अलविदा किया है तब से अब तक सामान्य से काफी कम बारिश उत्तराखंड में हुई है। यही वजह है कि अब मौसम वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि बारिश कम होने की वजह से प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आ रही है। वहीं उत्तराखंड की मुख्य सचिव डॉक्टर राधा रतूड़ी ने दून लाइब्रेरी में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में लेखक देवेश जोशी की पुस्तक गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध का विमोचन किया गया। इस मौके पर अपर सचिव ललित मोहन रियाल, पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी, दून यूनिवर्सिटी के वीसी सुरेखा डंगवाल और लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी मौजूद रहे। वहीं इंद्रमणि बडोनी चौक के निकट हुए दर्दनाक सड़क हादसे का संज्ञान लेकर प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम के साथ परिवहन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। जांच में देहरादून से आए आरटीओ देहरादून शैलेश तिवारी ने पुलिस के साथ घटनास्थल जाकर मौके का मुआयना किया। मौके पर रोड की चौड़ाई की भी नाप की गई और घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत भी की गई। तो ऋषिकेश में जिस तरह से भीषण सड़क हादसा हुआ उसके बाद अब प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। इंद्रमणि बडोनी चौक के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे का प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए प्रशासन अब हरकत में आ गया है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम के साथ परिवहन विभाग ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारी परिवहन विभाग की और अन्य संस्थाएं जो हैं, पीडब्ल्यूडी है, पुलिस है, इन सब की हमने एक आज यहाँ ज्वाइंट सर्वे किया है इस जगह का, दुर्घटना स्थल का। ये दुर्घटना जो हुई है जिसमें अभी तक जो बताया जा रहा है 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग घायल भी हैं, कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। तो ये जो दुर्घटना हुई है इसका क्या कारण रहा होगा और इसमें भविष्य में क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि आपको पता है जो दुर्घटना होती है, किसी की मृत्यु होती है, वो बहुत ही अफसोसजनक है। और ये सब चीजों में कोई शादी ब्याह में अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो और भी पूरा परिवार इसमें बिखर जाता है। बहुत मतलब दुख की बात है। प्राइमा फेसी जो मैं देख रहा हूँ, अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें रिसर्च कर रहे हैं। हमारी एक टीम जेपी रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी है, वो भी आई हुई है, वो भी देख रही है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी है। बता दें कि देहरादून जनपद की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण को दी गई है। इस दौरान हरिद्वार की जिम्मेदारी प्रकाश जोशी और उत्तरकाशी की जिम्मेदारी सूर्यकांत धस्माना को दी गई है। चमोली की जिम्मेदारी विधायक मदन सिंह बिष्ट को दी गई है। इसके अलावा टिहरी जिले की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को दी गई है। उत्तराखंड कांग्रेस ने पार्टी नेताओं को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। निकाय चुनाव को लेकर अब अहम जिम्मेदारियां बांट दी गई है। देहरादून जिले की अगर बात करें तो शूरवीर सिंह सजवाण को जिम्मेदारी मिली है, वहीं उत्तरकाशी की जिम्मेदारी सूर्यकांत धस्माना को दी गई है। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज जो संविधान दिवस हम मना रहे हैं, इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2015 से की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और 1949 में पहली बार इस संविधान को अपनाया। आज देश इस संविधान से चलता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के दायरे में रहकर काम करती है।
उनसे बड़ी खबर बताते, जहां शादी की पगड़ी बांधने को लेकर विवाद हो गया। पलटन बाजार में दो पक्षों के बीच आपस में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर एक दूसरे पर तलवारें भी चल गई। विवाद में दो युवक घायल हो गए हैं। पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले के संबंध में केस दर्ज किया गया है। बीच बचाव करने आए लोगों ने भी तलवारें निकाली। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से देहरादून का ये पलटन बाजार, जहां दो पक्षों में पगड़ी बांधने को लेकर विवाद हो गया। पलटन बाजार की ये तस्वीरें हैं, सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जहां दो पक्षों के बीच आपस में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर एक दूसरे पर तलवारें भी चल गई। विवाद में दो युवक घायल हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। वहीं पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। बीच बचाव करने आए लोगों ने भी तलवारें निकाली। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पगड़ी बांधने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। वहीं रुद्रप्रयाग सबसे खबर सामने आ रही है, जहां घीमटोली के ग्राम प्रधान गहरी खाई में जा गिरे। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस ने रोप रेस्क्यू के जरिए रात भर रेस्क्यू अभियान चलाया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। तो रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता दें, जहां एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दरअसल घीमटोली के ग्राम प्रधान गहरी खाई में गिर गए। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और जो ग्राम प्रधान है, जो खाई में गिरे थे, उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। एआरटीओ कार्यालय विकासनगर में व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने एआरटीओ मनीष तिवारी और मोर्चा साथियों के साथ कार्यालय परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाएं परखी। साथ ही यातायात, ओवर स्पीडिंग और मोटरसाइकिल चालकों के आतंक से जनता को निजात दिलाने की मांग की और सुझाव भी दिए। इसके साथ ही नेगी ने आगे कहा कि ओवर स्पीडिंग के चलते कई लोग काल के ग्रास में समा रहे हैं और इसके साथ ही उन्हें चोटें भी लग रही हैं। इसके अलावा लाइसेंसिंग प्रक्रिया में अनावश्यक रोड़ा अटकाकर आवेदन को परेशान और आवेदक को परेशान करे जाने की आग्रह भी किया गया कि आवेदकों को परेशान ना किया जाए और चेतावनी भी दी गई। वहीं अब बात देहरादून से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां नए डीजीपी दीपम सेठ ने मोर्चा संभाल लिया है। अपराधियों को डीजीपी ने खुली चेतावनी दी है। राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस प्रशासन स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है, यानी बेहतर पुलिसिंग की जाएगी। अपराधियों पर लगाम लगाने का भी काम किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डीजीपी दीपम सेठ ने अपना जो मोर्चा है संभाल लिया है। नए डीजीपी दीपम सेठ के हाथों अब उत्तराखंड की कमान है। अपराधियों को लेकर डीजीपी दीपम सेठ ने खुली चेतावनी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस प्रशासन स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है, स्मार्ट पुलिसिंग की जा रही है और अपराधियों पर लगाम लगाने का काम लगातार जारी रहेगा। उत्तराखंड पुलिस अपने आप में पूरी तरह सक्षम है। बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है, इट्स अ वेल ट्रेन्ड फोर्स, काबिल अधिकारी हैं। केवल एक फोकस की जरूरत है। ये क्लियर है कि क्या कार्य किया जाना है, अपराधी की जगह कहाँ है और जो भी उसके लिए जरूरी होगा, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस है, जेल्स पे नजर है, सीमावर्ती राज्यों से जो समन्वय स्थापित करना है, तो क्रिमिनल्स का तो मतलब जो पूरी कार्रवाई होती है, आप जैसा कह रहे हैं, तो वो तो पूरी मुहिम उसकी जारी रहेगी।
वहीं उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए काम कर रही है। सरकार के निर्णय पर अब राज्य के कर्मचारियों को भरोसा हो चला है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन पर उपनल कर्मियों के हित में भी बेहतर काम शासन के अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है। बताते चले कि शासन के अधिकारियों के साथ उपनल कर्मचारियों की लगातार बात हो रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि जल्द ही उपनल कर्मियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बेरोजगारों की हर समस्या के समाधान के लिए हर समय उनके साथ खड़ा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहले ही उपनल कर्मचारियों के संदर्भ में स्पष्ट कर दिया गया था कि उनकी जो भी समस्याएं होंगी उसको लेकर के उनकी बातों को सुन करके उसके निदान का रास्ता निकाला जाएगा। और इसी के तहत आज उपनल कर्मचारियों के जो प्रतिनिधिमंडल है उनसे उनकी मुख्य सचिव की जो भेंट हुई है उसको लेकर के आगे की चर्चा की गई। उसकी एक समय सीमा तय की कि आपके जो समस्या है उसके समाधान। वहीं चिड़ियाघर प्रशासन ने वहां मौजूद बाघ बाड़े को आम जनता के लिए खोल दिया है। इसका उद्घाटन वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। बता दें कि इसमें कॉर्बेट से लाए गए 2 बाघों को रखा गया है। वहीं पहली बार दून जू में बाघ लाए गए हैं जिन्हें 2 अलग अलग बाड़ों में रखा गया है। करीब 5 महीने से जू के रेस्क्यू सेंटर में ये बाघ रखे गए थे, लेकिन सेंट्रल जू अथॉरिटी से इनको डिस्प्ले की परमिशन नहीं थी। वहीं अब परमिशन मिलने के बाद इनको जू के बाड़ों में आम लोगों के लिए डिस्प्ले किया गया है। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है उसकी जो नियम है उसके तहत इस बाड़े का हमने निर्माण किया और उसके बाद बाकायदा ये जो 2 बाघ यहाँ पे थे जिसमें एक जो है जिसको 26 फरवरी को CWL उत्तराखंड की स्वीकृति के बाद यहाँ लाया गया था और ये धनी बांगर गोलापार हल्द्वानी तराई ईस्ट से 23 फरवरी को उसको यहाँ लाया गया था। उसी तरह दूसरा जो D5 है वो 4 वर्ष 9 महीने का और उसको धनगढ़ी सरदुली रेंज से 16 फरवरी 23 को यहाँ लाया गया था। और इन दोनों को बाघों को यहाँ लाने के बाद हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि CJD की में परमिशन मिले और अब सेंट्रल जू अथॉरिटी की परमिशन मिलने के बाद बाकायदा आज इनका हमने लोकार्पण कर दिया कि ये जनता को देखने के लिए इस बारे में और निश्चित रूप से जो टाइगर प्रेमी लोग हैं वो भी इससे लाभान्वित होंगे और इससे इस जू को भी एक बड़ा एक्सपोजर मिलेगा और भविष्य में हमारा ये भी लाने की हम व्हाइट टाइगर भी यहाँ पर लाएँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से आप तक पहुंचाते हैं जहां पुलिस ने बंद घर में हुई चोरी की घटना का खुलासा कर लिया है। घटना को अंजाम देने वाले एक शातिर चोर को भी गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से घटना में चोरी की गई लगभग 3.5 लाख रुपए कीमत की ज्वेलरी भी पुलिस ने बरामद की है। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।